नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर में किसान महासभा में शिरकत करने पहुंची। किसान आंदोलन को लेकर मुखर होने के बाद प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। एक हफ्ते में प्रियंका गांधी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दूसरा दौरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महापंचायत के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों का विरोध करते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से किसानों का साथ देने की बात भी कही। जाहिर है, जिस तरह से यूपी की राजनीति में एक्टिव प्रियंका सेंटर पर हमलावर नजर आ रही हैं, उससे सवाल उठना लाजमी है। क्या यूपी के किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या अन्नदाताओं के बीच कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मौका देखिए और सियासत का दस्तूर भी समझिए। बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को दिख रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो। यूपी का चुनाव करीब है। जाहिर है, ये मौका और दस्तूर दोनों जरूरी भी हैं और सियासी मजबूरी भी। गांधी मंच में मौजूद है, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू भी मौजूद है, राष्ट्रीय दल भी मौजूद है, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है। प्रियंका गांधी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत बुला रही हैं, किसान महापंचायत में जा रही हैं। लगातार प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। यूपी की सत्ता के करीब पहुंचने के लिए कांग्रेस को अब कुछ नए कलेवर की जरूरत है। तो तेवर भी बदलेंगे, लेकिन सवाल तो उठेंगे। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं। भाई ने तो बोरिया बिस्तर बांध कर भाग गया साउथ की तरफ। हाँ, अब ये चक्कर लगा रही है। समझा क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों को? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है ये नाटक नौटंकी यहाँ नहीं चलने वाली है। यूपी की राजनीति में प्रियंका एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। चुनाव नजदीक है तो हर किसी दल में हमदर्द साबित करने की होड़ है, क्योंकि ये यूपी की दौड़ है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दे में उनसे आपका परिचय करवाते हैं। इस पर बात करने के मेरे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और मेरे साथ कपीश कुमार जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट कपीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अंशु अवस्थी जी आपसे, आप अन्नदाता को मतदाता बनाना चाहते हैं? अंजीव जी, देखिए, इस देश का अन्नदाता भी है जो सबकी थाली में भोजन पहुंचाता है, और निश्चित तौर से वो देश का एक जिम्मेदार मतदाता भी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाई थी इसी अन्नदाता ने। क्यों? भरोसा दिया गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। अन्नदाता का बेटा जब परीक्षा की तैयारी करता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनवाई। क्यों? उसी मतदाता अन्नदाता से कहा गया था, वादा किया गया था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर हम 400 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में मांग करती थी कि गन्ने का मूल्य 400 से ज्यादा होना चाहिए। 3 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार बने। आप किसानों को भड़का रहे हैं। गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? बीजेपी ये कह रही है आप किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है अंजू जी। तो उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश जान चुका है कि जो ये सरकार है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अंशु अवस्थी जी, आपको वोट बैंक नजर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए प्रियंका गांधी जा रही है या कुछ और वजह है? देखिए, 80 दिन से किसान बैठा हुआ है। अगर आपने चैनल पर डिबेट रखी है तो यानी महत्वपूर्ण विषय है। 80 दिन से देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री निवास से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी संसद में उसी किसान का मजाक उड़ाते हैं। जो लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें वो परजीवी बताने का काम करते हैं, आंदोलन जीवी बताने का काम करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अहंकार में इतना चूर मत हो।
इसी आंदोलन को करते करते यहाँ तक चलिए मैं पहुंचे आपके हो। पास आता हूं इसी मनीष जी, तरीके से मैं आपके पास आऊं उससे पहले आपको बता दें मोहित राज दुबे और अभिषेक शर्मा दो हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। जवाब दीजिए मनीष जी, इतना घमंड में क्यों चले गए? ये बात कांग्रेस कह रही है। देखिए, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता और नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस इस आंदोलन को भड़काना चाहती है और जिस तरीके से पूरे देश भर का किसान इन कानूनों से खुश है और इन कृषि का सुधार कानूनों से बिचौलियों का अंत हो रहा है, उससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। चूंकि इतने आजादी के इतने दिनों तक देखिए, इनसे कहिए चुप होंगे अगर सवाल कर रहे हैं, अगर इनके पास वैलिड सवाल है तो जवाब देना चाहिए। अगर ये सारे सवाल झूठे हैं गन्ना किसानों का मूल्य क्यों नहीं इस तरह से चिल्लाते और चीखते रहे। गन्ना किसानों का अजीत जी देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। आज भी 10,000 लगातार चीख रहे हैं, इनको रोक भी नहीं रहे हैं। बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूँ ये लगातार चीख रहे हैं जबरदस्ती। सर ऐसा ना कि मैंने सवाल आपसे किया था, अब वो बोल रहे हैं, मैं उनको बार बार ये इशारा कर रहा हूँ कि आप चुप हो जाइए। मैं भी लगातार बोलता हूं, एक करके बोले, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। रनिंग कमेंट्री में भी करूं। नहीं मत, बिल्कुल मत करिए, एक एक करके सुन लीजिए ना। अंशु अवस्थी ठीक है भाई, एक एक करके सुन लीजिए। अंशु अवस्थी जी एक एक करके, मैं जवाब तो दे रहा हूं। कोई बात नहीं सर। अंशु अवस्थी जी रुक जाइए, वो बोल रहे फिर आप बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए मनीष जी। अजीत जी मेरी गारंटी है, जो 3 कृषि सुधार कानून है उसमें गड़बड़ क्या है अंशु अवस्थी से लेकर राहुल गांधी तक नहीं बता सकते। राजस्थान में राहुल गांधी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ का व्यवसाय है फार्मिंग, आसाम में जाके कहते हैं 80 लाख करोड़ का है। तो इस तरह के डेटा और इस तरह के तथ्यों और इस तरह के आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी बोलते हैं, तो अंशु अवस्थी बेचारे क्या बोले। और रही बात प्रियंका जी की, तो प्रियंका जी परजीवी कहने पे या आंदोलन जीवी कहने पे अंशु अवस्थी को पूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अपनी स्थिति है नहीं किसी आंदोलन को खड़ा करने की। कहीं आंदोलन होगा तो वहां खड़े हो जाएंगे। 2019 में भी आई थी श्रीमती प्रियंका जी, 201 सीट रह गई थी, और दौड़ा दीजिए 24 तक 1 सीट भी नहीं बचने वाली है। क्योंकि जनता और किसान आपके जवाब दे दीजिए अंशु अवस्थी जी, कोई बात नहीं। जिस तरीके से दीजिए जवाब डाली थी किसानों के पैरों में। अंजीव जी बोलिए जी, अगर 3 काले कानूनों का ये नाम बता दें मनीष शुक्ला तो मैं मान लूंगा कितने गंभीर है। अरे ये काले कानून अडानी और अंबानी के घर में बने हैं, पूरा देश जान चुका है। महाराष्ट्र में ये काले कानून अगर संसद में भीतर बनाए होते तो शायद भाजपा के लोग उसके फायदे बता नहीं बोलेंगे। मुझे आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने जमाखोरी के लिए जमाखोरी कानून बनाया, जमाखोरी क्यों बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? बिचौलियों और जमाखोरों की समर्थक पार्टी क्यों पेश किया गया जानता है। मुझे बताइए, जमाखोरी क्यों बढ़ाने की कोशिश है? समर्थक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या फायदा होगा किसानों का? जवाब दीजिए। लाभ को हड़पना चाहती है। मंडियां खुलने के किसानों का क्या फायदा होगा, इसका जवाब दीजिए। राज्य महाराष्ट्र में क्यों लागू है? आप बताइए, प्राइवेट किसानों को 5 साल की सजा क्यों सुनाई जाती है? एमएसपी कानून का हिस्सा। अरे भाई, आप दोनों लोग सवाल ही करते रहेंगे। आखिर अगर आप दोनों लोग सवाल करते रहेंगे, आप दोनों लोग सवाल थोड़ी करते रहेंगे, कम से कम जवाब भी तो दीजिए। मैं आता हूं आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास दोबारा आता हूं सर। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे एक एक सवाल ले लेता हूं, फिर आप दोनों के पास आता हूं। कपीश जी मैं आपके पास आता हूं, उसके पास अपने सहयोगियों के पास जाऊंगा। जिस हिसाब से कांग्रेस दावा कर रही है, इस हिसाब से तो आप पिछड़ गए किसान आंदोलन में, क्योंकि कांग्रेस का दावा बहुत आगे चली गई किसानों की आवाज उठाते उठाते। वो तो देखिए, दावा करने से कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है। हर राजनीतिक दल को दावा करना चाहिए, तो क्या वो कहेगी कि हम लड़ाई में है ही नहीं उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, ये उनका दावा है, वो अंशुल जी जानेंगे। हम तो एक बात कहते हैं, इतनी देर से मैं सुन रहा था, लेकिन मनीष शुक्ला जी ने एक बात मान लिया कि कांग्रेस की और विपक्षी दलों की हैसियत नहीं है कि वो कोई आंदोलन खड़ा कर सके, यानी कि ये किसान आंदोलन। इनको जवाब मिल गया। इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ही माननीय मोदी जी को, आंदोलन जीवी और परजीवी जी को दे दिया जवाब। मनीष शुक्ला जी ने दिया, मैंने नहीं। नहीं गलत मत बोलिए। नहीं, आपने कहा है कि आपने कहा है, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, कहा है इस तरह से नहीं चलेगा। उसके पहले भी मैंने कहा कि नहीं कहा, उसके पहले भी इन्होंने जवाब दे दिया। मैंने कहा ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ये विपक्षी दलों का आंदोलन है। अरे ये अडानी और अंबानी के परजीवी बन चुके हैं बीजेपी के लोग, दलाल है, ये दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाल
कहिए, झूठ मत बोलिए। मनीष भाई ने आंकड़े देखिए, मैंने क्या क्या कहा? मैंने कहा अधिकांश किसान खुश है। ये भूल गए क्या? ये नहीं सुन पाए? खोलने का काम अखिलेश यादव की तरह मत झूठ बोलिए। अखिलेश यादव की तरह झूठ मत बोलिए। कपिल जी आप तो वकील हैं। उन्होंने कहा है अरे वकील वकालत के पेशे का कम से कम सम्मान रखिए। हैसियत नहीं है, गलत गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। इन्होंने कहा मैंने कहा कि देश का अधिकांश किसान खुश है, अधिसंख्य के क्षेत्रों का किसान खुश है। आप तो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में कोई आंदोलन है? ये आंदोलन गोरखपुर में कोई आंदोलन है? ये आपकी चलिए आप दोनों के पास मैं आता हूं। मेरे साथ अभिषेक शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, इस बीच जो प्रियंका का दौरा है, सहारनपुर से लेकर बिजनौर तक माहौल दरअसल है क्या? देखिए, माहौल जो किसानों के बीच गर्म है उसको कैश कराने की कोशिश है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। जयंत चौधरी ने भी लगातार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, मथुरा, बिजनौर सब जगह पंचायतें की हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय हुई। चिल्काना में उन्होंने सभा की। हालांकि दोनों सभा जो चांदपुर में आज बिजनौर में थी और चिल्काना सहारनपुर में थी, दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। चिल्काना में जहां सभा थी वहां कांग्रेस के विधायक भी हैं। टोटल फोकस ये है कि जो अपना वोट बैंक है, किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। और वैसे राजनीतिक दल होने के नाते उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास है आंदोलनों का। 2009 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो बीजेपी ने भी उस मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और भारतीय राजनीति का अगर इतिहास उठा के देखें, कभी भी कोई आंदोलन होता है, चाहे उत्तराखंड में जब टिहरी बांध का आंदोलन हो रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा बैठे थे, तब भी राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे थे या बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। तो जो विपक्ष में होता है, कोई भी आंदोलन अगर बड़ा होता है, चाहे वो कोई सी भी विपक्षी पार्टी हो, उसको कैश कराना चाहती है। बात अलग है कि 2022 में वो वोटों में तब्दील हो पाती है, प्रियंका नैया पार लगा पाती है। अभी उसमें थोड़ा सा संशय है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं अभिषेक आपके पास। मोहित राज दुबे भी लगातार बने हुए हैं, जो लगातार कवर कर रहे हैं। मोहित, मुझे एक बात बताइए कि थोड़ा उत्साह तो दिखता है जब प्रियंका गांधी इस दौरे पर जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में। उत्साह तो आ जाएगा, कैडर कहां से खड़ा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी जब दौरा करती हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है। उसमें ज़्यादातर प्रियंका गांधी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन मतों में कितना परिवर्तित हो पाता है ये तो देखने वाली बात है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जितना बड़ा जनाधार होता है उतना ही बड़ा नेता होता है। इसी के मद्देनजर प्रियंका गांधी जो है वो लगातार जो है वो दौरा कर रही है, किसानों के बीच जाकर महापंचायत में बैठक में भाग ले रही है और किसानों को एक ही सूत्र में बात बता रही हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, यूं ही प्रदर्शन में आपके साथ हाथ से हाथ मिलाते चलते रहेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी का मकसद और साफ है, क्योंकि वो नेता है तो राजनीति भी यहाँ पे लाजमी है। प्रियंका गांधी चाहती है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए, सियासी नब्ज को टटोला जाए, ये देखा जाए कि सियासी हवा किस ओर बह रही है। प्रियंका गांधी भले ही ये कहें कि हम किसानों के बीच में आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको वो दौर भी याद करना पड़ेगा जब प्रियंका गांधी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में घुसी थी, जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। लेकिन उस वक्त ज्यादा उनको फायदा हो नहीं पाया और इस बार वो सोच रहे कि बड़ा मौका है और इस मौके को बेहतर ढंग से सियासी रूप में भुनाया जाए। चलिए बने रहिए मोहित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अंशु अवस्थी जी, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं जो हमने अपने सहयोगी से किया था। ये सवाल यही है कि 2019 में भी प्रियंका गांधी आई थी, उसके पहले भी आई थी। सवाल इस बात का है कि भीड़ तो आप जुटा लेते हैं, लेकिन उसको वोट बैंक में कैसे बदलेंगे? अगर आप यही चाहते हैं कि अच्छा मौका है वोट बैंक बनाने का, तो अंजीव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा जन मुद्दों की बात करते हैं, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों की आवाज उठाते रहे हमेशा ही, और लोगों का उनको स्नेह समर्थन में मिलता रहा। देखिए, 2019 का जिक्र हमने इसीलिए किया कि आपकी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था 2019 कोई भी दल, इसलिए हमने 2019 भी जोड़ दिया इसमें। जी पर आप इस वक्त 2021 में हैं और जाहिर तौर पर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इसको मुझे लगता है स्वीकारने में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार अहंकारी हो जाए, सरकार तानाशाह हो जाए, सरकार काले कानून जबरदस्ती लोगों पर थोपने लगे, तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, संपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी है। उसी को श्रीमती प्रियंका गांधी जी निभा रही हैं। 2022 में क्या है, उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी।
उसका माननीय कारण कृषि मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा। उत्तर प्रदेश मेरा एक सभी छोटा सा सरकारों सवाल को देख है लिया, जी से, क्या परिणाम हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में राज्यों के लागू है, लोगों को रोजगार देता था, आज उत्तर प्रदेश के पंजाब लोगों में को, जहां उत्तर इनकी प्रदेश के सरकार है, किसानों को वहां दूसरे राज्यों में किसानों को जाकर 5 मजदूरी साल करनी जेल पड़ती की है। लॉकडाउन जेल के का समय प्रावधान देश कर ने रखा है देखा कांग्रेस ने। कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके केरल से में करोड़ों लोग पैदल आ रहे थे कांग्रेस और या उत्तर प्रदेश के वामपंथियों की मुख्यमंत्री सरकार रही है, श्री वहां आदित्यनाथ एक भी जी अपनी मंडी टीम नहीं है के साथ कि उन लोगों दोहरा का चरित्र मजाक उड़ा रहे थे, लेकर जिनके पैरों में जनता के छाले सामने थे, आप जा रहे जो हो। भूखे पेट जनता प्यासे आपको समझ चुकी है चल रहे थे। और तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चरित्र खुल चुका है। आंदोलन में उन्होंने वादा किया था कि जो 15 दिन में गन्ना असामाजिक किसानों तत्व का थे, भुगतान बकाया उनके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जी जनता उसी सब की समझ लड़ाई रही लड़ है, जनता सब जानती है। हमेशा किसानों, एक सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना उनके। भी वही लड़ाई। अंशु अवस्थी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए उनके। अब आप भी मत सवाल करिएगा। फार्मिंग महाराष्ट्र में क्यों लागू है, अंशु अवस्थी जी जरा बता दीजिए। नहीं, मैं तो इनसे यही सवाल कर रहा कपीश जी आ रहा हूं कि ये बताएं कि आखिर जमाखोरी बढ़ाने से किसानों का, आम जनता का भाई क्या ये तो फायदा आपकी, है? ये तो आप मतलब जवाब आप दोनों नहीं देंगे। खोलने से आम जनता का क्या फायदा? सर, सवाल पूछने का काम मेरा है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप लोग कम से कम जवाब तो दे दीजिए एक दूसरे का ही सही। बीजेपी सरकार लाई है, एक बार ये बता दे कि क्या फायदा है जमाखोरी बढ़ाने से? जो आवश्यक वस्तुएं जी की पार्टी कांग्रेस, बोलिए कपीश जी, को लेकर इन्होंने आइए चर्चा में सर, बोलिए। समाप्त कर दी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक बार भी फायदा नहीं बता पाए अंशुल भाई, एक बार भी ये नहीं बता पाए कि सरकारी मंडियां खत्म करके, अंशुल भाई, करके प्राइवेट जनता समझदार है। मनीष जी का जवाब हम देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कानून पर प्रश्न उठाया। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वो समझना चाहते हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ रहे हैं उसको भी समझना चाहते हैं। अंजीत भाई ये सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और मनीष जी की अगर हिम्मत हो तो मेरे पॉइंट बाय पॉइंट का जवाब दे देंगे। मैं एक बात कहता हूं, आज तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा लागू की जाती है। अगर कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो उसमें 5 इसेंशियल तत्व होते हैं, उसके द्वारा देखा जाता है। लेकिन ये जो सरलीकरण अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, इसकी धारा 3 ये कहती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शर्त व्यापारी रखेगा, किसान को कोई शर्त अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है। ये है काला कानून। मनीष जी आपकी मैंने पोल खोल दी है, मनीष जी आपकी मैंने पोल खोल दी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करने वाले क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आंदोलन में रहना चाहते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के क्यों रहना चाहते हैं? जिसमें खेती कौन सी चीज की होगी ये व्यापारी तय करेगा, जिसके अंदर बीज व्यापारी। चलिए मैं सर एक एक अपडेट अपने सहयोगियों से भी ले लेता हूं। अभिषेक, मुझे बताइए 2022 में क्या तस्वीर होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर किसान आंदोलन और खिंचता है तो? जल्दी से देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निसंदेह इसका फ़र्क जरूर पड़ेगा अगर आंदोलन ज़्यादा खिंचता है और सरकार अगर इसे ज़्यादा बढ़ाती है तो 10 महीने का लगभग वक्त है। ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाटी किसान हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि 10 महीने के वक्त में क्या सरकार इस पर पूरी तरीके से मलहम पट्टी लगा देती है। जो अभी माइंडसेट है उस हिसाब से लोग अभी गणना करना शुरू कर चुके हैं कि फला सीट वहाँ प्रभावित होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर जो वोट बैंक है जिस चीज़ पर निर्भर करता है, जो पिछला चुनाव हुआ 2017 में हमने देखा सरकार बनी, अब जो स्थितियाँ निर्भर करेंगी वो निर्भर ये करेंगी कि जो जाट किसान हैं वो क्या अलग होता है बीजेपी से, क्या राष्ट्रीय लोकदल के पास जाता है, क्या मुस्लिम सपा को छोड़ के कांग्रेस के पास आते हैं जो प्रियंका कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो समीकरण फिर से बदलेंगे, लेकिन बीजेपी वहां पे भी प्लस में दिखाई देती है। ठीक है मोहित, आप बताइए कि प्रियंका गांधी के और दौरे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए 22 जिले उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं जहां पे प्रियंका गांधी दौरा करेंगी, अपनी ज़मीन को मजबूत करेंगी। इसके बाद वो वृंदावन भी जाएंगी, मुजफ्फरनगर भी जाएंगी, वहां भी दौरा करेंगी और किसानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगी अपने पक्ष में, अब कांग्रेस के पक्ष में, ताकि उनकी सियासी ज़मीन जो है, दरकी हुई ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूत हो जाए। देखिए प्रियंका गांधी लगातार यही एक ही बात कर रही हैं कि तीनों कानून खराब है, तीनों कानून में कुछ भी नहीं है। आज तो उन्होंने एक नई बात कह दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उन्होंने नई बात कह दी कि बड़े बड़े
उद्योगपति आपके घर पे आएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट का पालन नहीं करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रियंका गांधी कह रही है, किसानों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के साथी से मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के साथी से मेरा सवाल यह है कि आखिर प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फोकस क्यों कर रही है? किसान तो गोरखपुर में भी है, किसान तो देवरिया में भी है, किसान तो बलिया में भी है, किसान तो आजमगढ़ में भी है, वहां के किसान परेशान दिखाई देते हैं। जल्दी से बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्यों फोकस कर रही है? जी अंजीव जी, देखिए, शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी 24, 25, 26 को लखनऊ है, उसके बाद वो पूर्वांचल भी जा रही हैं। ठीक है। जनपदवार, प्रत्येक जनपदवार श्रीमती प्रियंका गांधी जी किसानों से मिलेंगी। ओके। और लगातार जो ये काले कानून है, इसको लेकर पूरे देश का किसान आक्रोशित हो चुका है। जी, सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश का अन्नदाता अपने हाथ कटवा लेगा, ये सभी को पता है। जमींदारों के परंपरा को लागू करना चाहती है भाजपा सरकार। मैं अनुरोध करता हूं कि आखिर ये बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं, ठीक है सर। कपिल जी, इस हिसाब से तो अखिलेश यादव निकलते ही नहीं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल तो कहीं नहीं जा रहे हैं आजकल, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये बता दें कि आखिर मूल्य का निर्धारण का आखिर क्यों उस गारंटी नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में की? चलिए सर, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि राजनीति हो रही है और आने वाले वक्त में होगी। मोहित, आपका भी और अभिषेक, आप दोनों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन अगर बढ़ता है या लंबा खिंचता है तो और जो पार्टियां हैं वो जरूर राजनीति करेंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में और तस्वीर देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।